हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शशिकांत राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एल्गोरिथम गाइड सीरीज के वीडियो लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था असिम्प्टोटिक नोटेशंस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस असिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। An example here. So this is the question. As per the question is saying consider the following three claims. Three claims are given. तीन claim given है. Uh, n plus k to the power m equals to order of n h to power m. ये order consider कर सकते हो. You can also consider as a theta because equals to का केस है तो theta भी यहाँ पे हो सकता है. But here we are considering big O. वेयर के एंड एम आर कांस्टेंट। तो सिंपल थ्री क्लेम्स पूछा है और पूछा है कि कौन सा क्लेम करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट मतलब ये इक्वेशन दी हुई है उसका ऑर्डर ऑफ लिखा हुआ है, तो यही पूछा है कि क्या ये इस ऑर्डर में है या नहीं है। तो जैसा कि हमने असिम्प्टोटिक नोटेशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी इक्वेशन में, इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है एन की टर्म में, एन स्क्वायर एन वन प्लस टू कुछ भी, ठीक है, तो उसमें अगर हम किसी कांस्टेंट से प्लस या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है इन केस ऑफ बिग ओ। ठीक है, तो बिग ओ या किसी भी थीटा नोटेशन सब में अगर कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई या एडिशन कर रहे हैं तो वो बिगो ही उसका बिगो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमने एन में हमने क्या जोड़ा है, के क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो और पावर कितनी है एम। ये जरूर ध्यान रखिएगा, केवल ये जो दो रूल होते हैं प्लस और मल्टीप्लाई कब इफेक्ट नहीं करता, जब वो नॉर्मली साथ में विदाउट एक्सपोनेंशियली अगर प्लस या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब इफेक्ट नहीं करते। अगर एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल मतलब एन रेज टू पावर हियर, ठीक है, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे समथिंग है कुछ भी है जैसे सपोज एम है, एम कैन बी कांस्टेंट, तब ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे टू है या थ्री है या फोर है तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाएंगे हम टू तो इट विल बी इक्वल टू एन रेज टू पावर एम। ठीक है, उस केस में यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करेगा कांस्टेंट। बट अगर कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, एन रेज टू पावर समथिंग है, जैसे यहाँ पे एन की पावर कभी हमने टू रख दी, एन की पावर क्यूब रख दी, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, इस केस में बिगो दोनों का सेम नहीं होगा। अगर हमने सिंपल टू एन और थ्री एन लिखा तब ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों का ही बिगो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन होगा। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को कहाँ पे लगा रहे हैं, सिंपल इसी के लाइन में लगा रहे हैं, तो इट विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या बना इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी एन रेज टू पावर एम। ठीक है, एन रेज टू पावर एम बन जाएगी। अब एम को मैंने नेग्लेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म में आ रही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही है, तो एक्सपोनेंशियल में अगर कुछ आता है कांस्टेंट तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करता है। उसमें आपको मल्टीप्लाई वाला नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसमें एडिशन वाला नेग्लेक्ट कर सकते हो, अभी हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू एन ऑफ एन रेज टू पावर एम, सो वी कैन से दैट इट इज ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर एम। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन सेकंड स्टेटमेंट हियर इज टू रेज टू पावर एन, टू की पावर एन है प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे ये चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट है, ये किस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। यहाँ पे है +1। अब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में अगर एडिशन हो रहा है किसी कांस्टेंट के साथ तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इट विल बी इक्वल टू, क्लियर कर देता हूँ, इट विल होल टर्म विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, और 2 की पावर n इज ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, जो कि हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो हियर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ओके। अब बात करते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की। थर्ड वाला स्टेटमेंट में सबसे पहले कांस्टेंट देखते हैं। अगेन कांस्टेंट आ रहा है ये ये एक्सपोनेंशियल टर्म में है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये, ठीक है। ये 2 n के मल्टीप्लिकेशन में है, बट मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म एक्सपोनेंशियली है, ठीक है, 2 के एक्सपोनेंट में है, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ये वाला वन, दिस वन, तो इस कांस्टेंट को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 n, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2 n। तो it will be equals to order of 2 raised to power 2 n, but here is order of 2 raised to power n. So uh, so both are not correct, so we can say this statement is false, क्योंकि इस वाले टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर 2 n, एंड यहाँ पे गिवन है only 2 raised to power n. So this statement is wrong. So we can say here statement 1 and 2 only are correct. So this will be the right answer for this question. Let's take another example here. This is the question. Question is saying let Wn and An denote respectively the worst case and average case running time of complexity for an algorithm executed on an input size of n, ठीक है। एक एल्गोरिथम है जो कि इनपुट साइज ऑफ n पे रन होती है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो उसकी है वो है Wn एंड An। Wn जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब वर्स्टली वो चल सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी बताइए Wn से। एंड N is the average case running time complexity, मतलब नॉर्मली वो किस तरीके से कितने टाइम में चलती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताइए A ऑफ n से। तो दो फंक्शन है हमारे पास Wn एंड A ऑफ n, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है बाय यूजिंग ओमेगा, थीटा एंड ऑर्डर ऑफ, मतलब इनमें से इन दोनों के बीच में कौन सा वाला रिलेशन सही बैठेगा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है, दैट विल बी द ट्रू फॉर दिस केस। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके ग्रेड CS 2012 में। तो इसको समझते हैं सबसे पहले तो Wn यहाँ पे हमारे पास वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस मतलब बुरे से बुरा, ठीक है, इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज वर्स्ट, ठीक है। मीन्स कोई, अब एल्गोरिथम के लिए वर्स्ट केस क्या होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए, ठीक है। सो टू फंक्शंस आर गिवन Wn एंड An। Wn जो कि वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस मीन्स वर्स्ट कितना बुरा हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लग सकता है एक एल्गोरिथम के लिए, वर्स्ट केस क्या होगा जो कि उसका मैक्सिमम टाइम, वर्स्ट टाइम कितना वो मैक्सिमम टाइम ले सकती है, दैट विल बी द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट केस टाइम फॉर दैट एल्गोरिथम। और एवरेज केस नॉर्मली वो कितने टाइम में रन करती है। तो ऑब्वियस सी बात है वर्स्ट वाला टाइम, मतलब वर्स्ट केस में टाइम ज़्यादा होगा वह नॉर्मल केस से, तो ये हमेशा बड़ा या इक्वल टू होगा A ऑफ n से, ठीक है। तो Wn हमेशा बड़ा होगा, Wn हमेशा बड़ा होगा मीन्स Wn is the upper limit for A of n, we can say Wn is the upper limit, always upper limit from A of n,
अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो डब्ल्यू एन हमेशा इस ए ऑफ एन से हमेशा बड़ा रहेगा। मीन्स डब्ल्यू एन एक तरीके से अपर लिमिट का काम करेगा। अपर लिमिट के केस को कौन सा वाला नोटेशन फुलफिल करता है, वो करता है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन कहता है कि इफ ए एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ डब्ल्यू एन, मतलब ए एन के लिए डब्ल्यू एन अपर लिमिट है, ए एन की वैल्यू डब्ल्यू एन से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, जहाँ से डब्ल्यू एन तक चल जाएगी पर डब्ल्यू एन से ऊपर नहीं जाएगी। जैसे हमने गाड़ी वाले एग्जाम्पल में लिया था कि मेरी गाड़ी या मेरी कार 25 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा एवरेज नहीं दे सकती। ठीक है, तो दैट विल बी द अपर केस, अपर लिमिट हमने बताई थी, तो वो नोटेशन होता है बिग ओ नोटेशन। तो हियर आंसर विल बी दिस। बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा क्या कहता है, लोअर लिमिट। मीन्स इतना तो देगी, इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं देगी। ठीक है, इससे नीचे एवरेज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है एन की वैल्यू डब्ल्यू एन से ऊपर ही होगी, उससे नीचे नहीं होगी। मतलब लोअर लिमिट बता दी डब्ल्यू एन, मतलब एन की वैल्यू हमेशा डब्ल्यू एन से बड़ी होगी। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, ये वाली कंडीशन। तो दिस विल बी रॉन्ग, ओमेगा विल नॉट बी राइट। थीटा, थीटा शुड बी इक्वल टू ऑलवेज डब्ल्यू एन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू ए ऑफ एन। ठीक है, थीटा टाइट बाउंड बताता है, इक्वलिटी बताता है, तो दिस विल बी फॉर थीटा केस। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो केसेस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अगर दोनों केसेस सेम होते, दोनों केस अगर इक्वल होते हैं, तो दो अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वर्स्ट केस है और ये एवरेज केस है। अगर दोनों सेम होंगे तो बोथ विल बी द एवरेज केस। तो वर्स्ट केस में हमेशा डब्ल्यू एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम ए ऑफ एन। इन दैट केस दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो दोनों ये रॉन्ग है, तो आंसर विल बी this. I hope you got the question. Okay, take another example. This is the question here. Question is saying what is the time complexity of a function. Function is given. Uh, this is the function here, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है। तो फंक्शन में एक फंक्शन है एफ यू एन नाम से, और उसमें इनपुट दिया हुआ है एन। ठीक है, एन इज द इनपुट साइड। अनदर वेरिएबल काउंट इज देयर, जो कि 0 से इनिशिएट है, और दो लूप लगे हुए हैं, एक के अंदर एक, मीन्स दिस इज द आउटर लूप एंड दिस इज द इंटरनल लूप। और साथ में यहाँ पे काउंट को इंक्रीज किया गया है 1 से, और फिर उसके बाद लास्ट में रिटर्न काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली काम क्या हो रहा है, काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो टाइम रिक्वायर रहेगा वो कंपैरिजन में रहेगा। कंपैरिजन बेसिकली कहाँ हो रहा है, लूप के अंदर। लूप में ये वाला जो कंपैरिजन है, इसी में ही हम टाइम को कंसिडर करते हैं कि एक कंपैरिजन में 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो बेसिकली ये जितने भी लूप हैं वो जितनी बार भी चलेंगे, दैट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये फंक्शन जितनी बार चल रहे हैं, ये लूप जितनी बार चल रहा है, नॉट फंक्शन, ये लूप जितनी बार चल रहे हैं टोटल, मीन्स ये वाली लाइन जितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है उतनी ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ एन। तो वो कैलकुलेट करता है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले समझते हैं ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है। ये लूप चल रहा है 0 से स्टार्ट होके एन तक जा रहा है, यानी ये वाला लूप 0 से एन तक, एन से एन माइनस वन यू कैन से। ठीक है, एन माइनस वन आप कंसिडर कर सकते हो, बट जनरलाइज फॉर्म में ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से एन माइनस वन, मीन्स एन टाइम्स ये लूप चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल लूप। इंटरनल लूप चल रहा है जे इक्वस टू आई से, यानी जे की वैल्यू आई से लेते हैं, मतलब आई की जितनी वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट होगा, और जे की वैल्यू जब तक 0 के बराबर नहीं पहुंच जाती, 0 के बराबर नहीं पहुंच जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और हर बार जे की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो मीन्स आई जब 0 है तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और कब तक चलेगी, 0 से बड़ा है क्या,
मतलब 0 से बड़ी होगी तब, यानी कितनी बार ये लूप चलेगा, 0 टाइम चलेगा। ठीक है, यानी जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 0 टाइम चलेगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला लूप, सेकंड वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 0 तक, यानी 1 टाइम ये चलेगा। ठीक है, ये जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला लूप कितनी टाइम चलेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम चलेगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। जब आई की वैल्यू n तक जाएगी, ठीक है, n-1 तक जाएगी तो कितनी बार ये लूप चलेगा, n-1 टाइम तक। ठीक है, यानी हर बार ये लूप चलता जाएगा जब तक कि j की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो ओवरऑल हम कहें तो ये कितनी बार ये वाला लूप चलेगा, या यू कैन से कितनी बार ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो होगी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n टाइम। ठीक है, हमने n यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लिया है, तो n टाइम्स ये यहाँ पे लूप चलेगा। तो ओवरऑल 0 से लेकर n टाइम्स तक लास्ट वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है वो भी एक बार तो कंपेयर होगी, तो यहाँ पे n से लेकर n+1 टाइम तक ये लूप रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल लाइन कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट हुई, तो इन सबको हम ऐड कर लें। तो s इक्वल्स टू एस एक वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, s विल बी द सम नंबर ऑफ टाइम्स ये जितनी बार एग्जीक्यूट हुई, तो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n। ठीक है, n या n+1 या n-1 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्म में हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, n+n × n+1/2। तो वो कैसे निकला इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन हियर, वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखते हैं। s इक्वल टू 0, 1, 2, 3, n-1 n। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पूरी सीरीज लिख दी। अब इसी सीरीज को एक बार रिवर्स करके हम दोबारा लिख देते हैं इसी के नीचे। s इक्वल टू रिवर्स करके मतलब n इधर आ जाएगा, n-1 इधर आ जाएगा, n-2 यहाँ पे आ जाएगा, n-3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने उसी सीरीज को रिवर्स करके लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, ये प्लस आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ पे हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2s इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस n, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये -2 से 2 गया n, यहाँ पे भी n, हियर n, हियर आल्सो n। तो ओवरऑल कितने टाइम्स n आए, n+1 टाइम्स ये n आए। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n+1 टाइम n आए इक्वल टू 2s। ठीक है, अब s की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू n+1 divided by 2। So this will be the overall equation, overall solution for this equation। ठीक है, तो इसको आगे मॉडिफाई करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो s will be n² by 2 plus n/2। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। ओके, अब इसका हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी में जो भी इक्वेशन में जो भी हायर डोमिनेटिंग टर्म होती है n की, उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हायर डोमिनेटिंग टर्म n की कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। एक तरफ n² है और एक तरफ n है, बाकी ये कांस्टेंट है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, n²। जो भी बड़ी टर्म है उसको हम एज ए कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं। तो complexity of this function will be order of n square, or you can say here is theta। तो आप थीटा मतलब डायरेक्टली इक्वलिटी, इक्वलिटी में हम थीटा ऑफ
एन स्क्वायर इसको कह सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस function. Okay, so answer will be here B, that is theta of n square. Okay, let's take another example. This is the question. Question is asking again time complexity. एक फंक्शन दिया हुआ है वही सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है, वही काउंट इक्वल टू जीरो से है, दो लूप है, फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप एंड एवरी टाइम काउंट इज इंक्रीजिंग। तो वही हमें ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है वो चेक करना है, मीन्स लूप कितनी बार चल रहा है बेसिकली वो हमें यहाँ पे देखना है। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है और कब तक जा रहा है, जब तक कि आई की वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं हो जाती, और साथ में आई हर बार डिवाइडेड बाय टू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल लूप की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे इक्वल टू जीरो से हो रहा है और जब तक वो आई की वैल्यू के बराबर नहीं पहुंच जाता तब तक ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होगा जब आई की वैल्यू एन से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एन से चालू होगी तो नीचे वाला लूप कितनी टाइम्स चलेगा, नीचे वाला लूप चलेगा हमारा एन तक। तो ओवरऑल ये वाली लाइन कितनी बार चलेगी फर्स्ट वाले इटरेशन में, दैट इज एन टाइम। ठीक है, एन टाइम ये वाला लूप, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट टाइम इटरेशन। ठीक है, जब आई की वैल्यू एन बाई टू हो जाएगी अगली बार, तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, अगेन जीरो से स्टार्ट होके एन बाई टू तक वो चलेगा, यानी सेकेंड टाइम पे एन बाय टू टाइम्स ये चलेगा। ठीक है, थर्ड टाइम पे कितनी बार चलेगा, अगली बार वापस एन बाय फोर वैल्यू हो जाएगी, मतलब डिवाइडेड बाय टू हो जाएगी। ठीक है, तो लूप भी या इंटरनल वाला लूप भी कितनी बार चलेगा, एन बाय फोर टाइम चलेगा। इस तरीके से ये चलता चलता कब तक जाएगा, जब तक कि आई की वैल्यू वन नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू विल बी वन, जीरो से बड़ी वन ही रहेगी इंटीजर। तो इतनी बार ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इन सबको हम एडिशन कर देते हैं जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल ये लूप कितनी बार, मतलब ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट हुई, दैट विल बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एन को कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बी वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर प्लस अप टू एन। ओके, वन। तो इस वाले केस में ये आपने सीरीज पहले देखी होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ओके, a डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो इसको a क्या है, यहाँ पे a है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज वन, वन माइनस, और r क्या है, r इज द रेशियो, रेशियो मतलब जिस रेशियो के साथ ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड वन बाई टू से, सॉरी टू से हो रहा है और मल्टीप्लाई वन बाई टू से हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रेशियो है वन बाय टू, हर बार वन बाय टू से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज वन बाय टू। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वन अपॉन वन बाय टू, यू कैन से टू। ठीक है, यहाँ पर है एन, तो एन लगा देते हैं साथ में, तो इट विल बी टू एन। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कितनी बार चलेगा ये, टू एन टाइम। तो वी कैन से, टू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वी कैन से दिस इज द ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इट विल बी ए ऑर्डर ऑफ एन। तो आंसर विल बी दिस, यहाँ पे टू कांस्टेंट था, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन की प्रॉपर्टीज होती है, वी कैन नेगलेक्ट द कांस्टेंट। So here the complexity will be in order of n. The answer will be C here. Okay. Let's see this question again. Uh, which of the following is not order of n square? Here is order of n square. Order of n square. तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। नहीं है मतलब, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। किसी भी फंक्शन का, अगर कोई भी फंक्शन है
और वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा एन स्क्वायर से नीचे ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एन स्क्वायर हो सकती है, बट हमेशा एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से नीचे ही रहेगी, एन स्क्वायर से नीचे ही वैल्यू आएगी। तो ये फंक्शन, ये चारों फंक्शन को हम लेके देखेंगे, ठीक है, और इनकी वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या इनकी वैल्यू एन स्क्वायर से नीचे आ रही है या नहीं आ रही। जिस भी फंक्शन की वैल्यू एन स्क्वायर से ऊपर आएगी, एन स्क्वायर से ज़्यादा आएगी, दैट इज नॉट द इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो वन बाय वन सारों को चेक करते हैं और चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू एन स्क्वायर से ज़्यादा आ रही है। तो सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए इज सेइंग 15 रेज़ टू पावर 10 into n plus 12099. Okay, अब here this is the constant, multiplication में constant है simple, ठीक है, here addition में constant है तो both are constant, we can say this is the n, ठीक है, तो n is, this is in order of n, ठीक है, order of n अगेन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन की अपर लिमिट क्या होती है, एन स्क्वायर होती है। तो वी कैन से दिस फंक्शन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, उसके लिए अपर बाउंड होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो दिस इज अगेन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सेकंड की बात करें तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एन रेज टू पावर 1.98, ठीक है, एन रेज टू पावर 1.98। तो ये अगेन छोटा है हमारा एन स्क्वायर से, तो वी कैन से दिस फंक्शन इज आल्सो ए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, दिस फंक्शन इज आल्सो ए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट चाहिए, जो नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी इज सेइंग 2 रेज टू पावर 20 इंटू एन। तो ये अगेन कांस्टेंट है, तो बचा क्या हमारे पास, केवल एन। तो इट विल बी अगेन लेस देन फ्रॉम एन स्क्वायर, और यू कैन से इट इज द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी क्या कहता है, एन क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एन स्क्वायर, एन क्यूब डिवाइडेड बाय रूट को हम लिख सकते हैं एन रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो एन 3 - 1/, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर में। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एन रेज़ टू पावर 2.5, ठीक है, जो कि बड़ा है एन स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन वायलेट हो गई, क्योंकि एन स्क्वायर शुड बी इन द अपर लिमिट, एन स्क्वायर हमेशा अपर लिमिट में रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे n raised to power 2.5 will be the greater than from the n square. So it is violating the condition of order of n square. तो ये order of n square में नहीं है, तो नहीं है means this is the right answer for this question. Okay, I hope you got the answer. Okay, let's take one more example here. This is the question which came into grade CS 2000. As per the question is saying, let S be a sorted array, एक sorted array given है S, ठीक है, of n इंटीजर, उसमें n इंटीजर्स हैं, n नंबर्स हैं। let Tn denotes the time taken for the most efficient algorithm to determine if there are two elements with sum less than 1000 in S। एक Tn फंक्शन है जो डिनोट करता है टाइम टेकन को, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है Tn, ठीक है, जो टाइम जितना भी ले रहा है उसको बताता है। फॉर द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बनाइए जो क्या करती है, जो डिटरमाइन करती है इफ देयर आर टू एलिमेंट विद सम लेस देन 1000 इन एस, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, इफ देयर आर टू एलिमेंट विद सम लेस देन 1000 इन एस, मतलब उस पूरी लिस्ट में से कोई भी दो आइटम ले लें, ठीक है, अगर उन दोनों आइटम का सम लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 है, 1000 से नीचे है, देन दैट एल्गोरिथम विल रिप्लाई यस, ठीक है।
केवल एल्गोरिथम ये बताएगी कि कोई भी दो एलिमेंट का, किसी भी दो एलिमेंट का सम अगर लेस देन 1000 है तो वो यस बताएगी, अदरवाइज नो बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टी एन इज ऑर्डर ऑफ वन, मतलब टी एन को निकालना है ओवरऑल हमें यहाँ पे, और उसकी वैल्यू को चेक करनी है कि वो किसके बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं दोबारा। हमारे पास एक n इंटीजर्स हैं जो कि सॉर्टेड एरे है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉर्टेड एरे है। अब सपोज मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यूज हैं जिनका एडिशन हमें करके देखना है जो 1000 से नीचे हो। अब 1000 तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएगी, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे सपोज 5 एलिमेंट्स हैं जो कि सॉर्टेड हैं। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं हम, डिसेंडिंग भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है, मतलब एल्गोरिथम चेक करेगी, क्या चेक करेगी कि किसी भी दो आइटम का, दो नंबर्स का एडिशन, उनका सम लेस देन आ रहा है 1000 से या नहीं। ठीक है, 1000 का सम, दो आइटम का सम, टू आइटम का सम शुड बी लेस देन फ्रॉम 1000। अब 1000 से छोटा होगा तो हम, हमें दो दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे और उनको चेक करना पड़ेगा कि वो 1000 से छोटा है या नहीं है, मतलब उनका सम 1000 से छोटा है या नहीं। तो हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज इन दो एलिमेंट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ए और बी को। ठीक है, ए और बी को चेक किया, इनका सम सपोज नहीं आया, बड़ा है 1000 से। ठीक है, बड़ा है 1000 से, तो अ, अगर इनका सम छोटा होगा 1000 से तब तो वो डायरेक्टली बोल देगी यस। ठीक है, अगर इनका सम 1000 से बड़ा है, ठीक है, इनका सम 1000 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अगले एलिमेंट को चेक करेंगे। क्या अगले एलिमेंट को चेक करने से फायदा होगा? क्यों मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, ए और बी सबसे छोटे एलिमेंट हैं इस पूरी लिस्ट में। ठीक है, ए और बी सबसे छोटेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटे एलिमेंट है इस पूरी लिस्ट में। अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन से का सम 1000 से ज़्यादा आ रहा है तो हम इनमें से और कोई से भी कॉम्बिनेशन ले लें, चाहे हम सी एंड डी ले लें, चाहे हम बी या सी ले लें, या चाहे बी या ई ले लें, या कुछ भी और कॉम्बिनेशन ले लें, उनका सम हमेशा 1000 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, उनका सम 1000 से हमेशा बड़ा ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सबसे दो छोटे एलिमेंट का सम ही जब 1000 से बड़ा आ रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट को हम ले लें, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना ले, उनका सम भी उनसे 1000 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटे एलिमेंट ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है। तो इस केस में ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो जब भी हम चेक करेंगे, फिर जब भी ये एल्गोरिथम चेक करेगी तो किस तरीके से चेक करेगी, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को लेगी, केवल स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को लेगी, अगर उनका सम ए प्लस बी का सम 1000 से छोटा आ रहा है तो वो बोल देगी यस। अगर इन दो एलिमेंट का सम 1000 से बड़ा आ रहा है तो वो बोल देगी नो। क्यों? क्योंकि ये वाला केस तो डायरेक्ट फाइंड हो ही गया। ठीक है, जो भी हमारा एम था वो डायरेक्टली क्लियर हो गया। इस वाले केस में बाकी कॉम्बिनेशन को चेक करने का, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बाकी कॉम्बिनेशन को चेक करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये नो दे देगी। मीन्स इस एल्गोरिथम ने कितने आइटम को चेक किया, कितने नंबर्स को चेक किया, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को चेक किया और उनके बीच में कंपैरिजन किया। मीन्स टू आइटम्स को केवल इसने चेक किया। ठीक है, अब चाहे इस पूरी लिस्ट में कितने भी एलिमेंट हो, चाहे 5 एलिमेंट हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे n एलिमेंट हो, चाहे 2n एलिमेंट हो, चाहे कितने भी एक्सपोनेंशियल एलिमेंट हो, पर वो चेक किसको करेगी, केवल दो एलिमेंट को हमेशा। मतलब इसमें जो टाइम लग रहा है वो n पे डिपेंड नहीं हो रहा, केवल कांस्टेंट टाइम लग रहा है स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को चेक करने का। ठीक है, यानी केवल एक कंपेरिजन ही वो कर रही है और उसी में आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चाहे कितनी भी इसमें संख्या हो, संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी भी हो, एन पे डिपेंड नहीं हो रहा, सिंपल टाइम लग रहा है दिस वन।
ओके, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो कांस्टेंट टाइम को हम किस तरीके से लिखते हैं, टी एन, यहाँ पे सॉरी टी लिया हुआ है, टी एन विल बी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, जब भी कांस्टेंट टाइम लगता है किसी भी चीज़ में, मतलब फिक्स टाइम लग रहा है, एन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वी कैन से दिस इज इन ऑर्डर ऑफ 1। ओके, दिस इज इन ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, टी एन इज द ऑर्डर ऑफ 1, so this will be the right answer for this question. I hope you are clear with the solution. Take another example. So this is the question. Question is asking what is the time complexity of the below function. एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, दिस इज, एंड सम कॉम्प्लेक्सिटीज आर गिवन। तो सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं, फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन बेसिकली फन नाम से है, दो इनपुट हैं एंड इनिशियलाइजेशन फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू 0। टू लूप्स आर देयर, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। दो लूप है, एक फॉर लूप है जो कि विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन पोजीशन चल रहा है, इनिशियलाइजिंग नहीं है। आई इज लेस देन फ्रॉम एन, मतलब आई की एंडिंग जब तक आई की वैल्यू एन नहीं हो जाती तब तक वो चलेगा। आई कहाँ से स्टार्ट है, 0 से है, तो इट विल एग्जीक्यूट अप टू एन टाइम। वाई एन टाइम्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके n-1 तक चलेगा, सो इट विल बी एन टाइम्स इट विल एग्जीक्यूट। ओके, इसके अंदर एक और इनहेरिटेड लूप है। जब भी इनहेरिटेंस आ जाए, मतलब एक के अंदर एक कोई लूप आ जाए, ठीक है, तो सिंपल आप दोनों अगर एन टाइम्स चल रहे हैं, ये एन टाइम्स चल रहा है, ये भी j इज लेस देन फ्रॉम n है, तो ये भी लगभग एन तक ही चल रहा है, तो आप सिंपल तरीके से आप एन स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि एन इसके लिए और एन दूसरे वाले लूप के लिए, दोनों एक के अंदर एक है, तो यू कैन से सिंपली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो आप एन प्लस एन करते, दैट इज 2n, बट एक के अंदर एक है, देन यू कैन से सिंपली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो एन स्क्वायर। बट जैसा कि ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, हमने यहाँ पे वाइल j इज लेस देन n, ठीक है, जब तक j की वैल्यू n नहीं हो जाती तब तक ये लूप, सेकंड वाला लूप चलता रहेगा और बार बार j की वैल्यू को प्लस प्लस करता रहेगा। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, j का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, j कहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे j इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद इस लूप में आ गया। इस लूप में आई की वैल्यू जो पहली थी 0 हुई, तो उसके बाद ये लूप कितने टाइम चलेगा, j इक्वल टू जब तक n से छोटा है। ठीक है, यानी 0 से लेकर n तक ये चलेगा। ठीक है, आई की वैल्यू 0 रहेगी तो ये आगे चलता जाएगा। बट ये j की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो जब ये पहली बार लूप चलेगा, जब आई इक्वल टू 0 होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, तो उसके बाद ये इस लूप में जाएगा वाइल j इज लेस देन n, और j की वैल्यू जब तक, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग वाली पोजीशन जब पहली बार चलेगा, जब j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, n टाइम्स चलेगा। मीन्स ओवरऑल जनरल टर्म में कहें तो अंदर वाला लूप चलेगा n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स ये अंदर वाला लूप चलेगा। उसके बाद जब तक जे बार बार जे प्लस प्लस होता जाएगा, और उसके बाद ये लूप आउट हो जाएगा जब जे की वैल्यू एन से ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स एन टाइम चलने के बाद ये लूप एग्जिट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा इस वाले लूप में आएंगे। इसकी आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर आई की वैल्यू 1 हुई। ठीक है, 1 हुई तो ओवरऑल फिर वापस इस लूप में आएगा। इस लूप में क्या ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे जे की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए एन। क्या जे को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया दोबारा, यहाँ पे जे का इनिशियलाइजेशन नहीं है। जे को स्टार्टिंग में ही हमने इनिशियलाइज किया था जे इक्वल टू 0 से। जब पहले वाले, जब आई के केस आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, जब पहली बार लूप चला था ये ऊपर वाला, ठीक है, तब जे की वैल्यू एक बार एन से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले लूप में जे जे प्लस प्लस होते हुए जे की वैल्यू एन से ज़्यादा हो चुकी है, एन एन तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो इस वाले लूप में दोबारा नहीं जाएगा, केवल फर्स्ट टाइम ही वो इस लूप में जाएगा, और
इस वाली ये वाला चलेगा मीन्स ओवरऑल n टाइम, ठीक है, n टाइम्स ही ये लूप चलेगा। उसके बाद केवल ये लूप अप टू n तक जाएगा और इसमें कोई मतलब केवल n टाइम ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की हर वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंपल इसका एग्जीक्यूशन होगा n टाइम्स ओनली, ठीक है, n टाइम्स ओनली ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। आई होप यू गोट द आंसर। So this one will be the answer of this question. Example, here consider the following function. Function is given and question is asking that what is the return value of the above function. And this question has come into GATE CS 2013. So function is this. तो सबसे पहले function को समझते हैं. Function is saying, one second, what is the return value of the above function. Return value means return क्या हो रहा है, k की वैल्यू रिटर्न हो रही है, मीन्स के आउटपुट क्या है, ठीक है। तो के यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, के की वैल्यू के प्लस एन बाय टू। के कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, जीरो से, ठीक है। के और कहीं पर भी बीच में मॉडिफाई नहीं हो रहा, मैनिपुलेटेड नहीं हो रहा, सिंपल यहीं पर ही हो रहा है। तो के इज इक्वल टू के प्लस एन बाय टू, यानी स्टार्टिंग में के की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो के बाद इसमें एन बाय टू जुड़ जाएगा, एन बाय टू जुड़ा, सॉरी स्टार्टिंग में के इनिशियलाइज हुआ जीरो से, आफ्टर दैट एन बाय टू हो गया, फिर उसके बाद दोबारा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये एन बाय फोर हो जाएगा, फिर एन बाय मतलब हर बार एन बाय टू जुड़ता जाएगा। एन बाय टू कितनी बार जुड़ेगा वो डिपेंड करेगा इन दो लूप्स पे, ठीक है। मतलब एन बाय टू के में कितनी बार जुड़ते जाएंगे जब तक ये दोनों लूप एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें पता लगाना है कि ये दोनों लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुए। तो सबसे पहले बात करें आउटर लूप की, तो फोर आई आई इक्वस टू एन बाई टू, मतलब एन बाई टू से स्टार्ट हो रहा है एंड आई इज लेस देन इक्वस टू एन, जब तक कि आई की वैल्यू एन तक नहीं हो जाती, यानी एन बाई टू से स्टार्ट होके एन तक ये चला, ठीक है। मतलब कितने टाइम चला, वी कैन से एन बाय टू टाइम्स, ठीक है। एन बाय टू से स्टार्ट होके एन तक गया, तो सिंपल एन बाय टू टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, आउटर वाला, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाला लूप। सेकंड वाला लूप इनर लूप है, मतलब इनहेरिटेड लूप है। तो ये चल रहा है जे इक्वस टू टू से, ठीक है। जे इक्वस टू टू से चला और कब तक चला, जे इक्वस टू जब तक एन नहीं हो जाता, मतलब यू कैन से सिंपल एन टू से लेकर एन तक ये चला, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं एन टाइम्स ही चला, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जे प्लस प्लस होता तो एन टाइम्स ये लूप चलता, बट यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू हर बार मल्टीप्लाई हो रही है टू से, मतलब डबल हो रही है, यानी पहले टू था, फिर फोर हुआ, फिर एट हुआ, फिर सिक्सटीन हुआ, फिर थर्टी टू हुआ, ऐसे कब तक होता गया जब तक की वैल्यू एन नहीं आ गई, मतलब डबल स्पीड में, एक्सपोनेंशियल स्पीड में ये आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि हाँ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू बढ़ रही हो या डिवीजन में वैल्यू बढ़ रही हो, जैसे यहाँ पे जे बाई टू होता, ठीक है। तो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से स्पीडली वैल्यू बढ़ रही हो या घट रही हो, तो वी कैन से इट इज ऑफ लॉग एन, ठीक है। लॉग बेस टू, यहाँ पे टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस टू लगा देते हैं, जनरली हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये कितने टाइम चलेगा, लॉग एन टाइम चलेगा, ठीक है। मीन्स आउटर वाला लूप चला हमारे पास एन बाई टू टाइम्स, अंदर वाला लूप चला हमारे पास log n टाइम, ठीक है। आउटर लूप n बाई टू टाइम्स, इनर लूप log n टाइम, दोनों इनहेरिटेड है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स ये वाली लाइन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, कितने टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन में क्या कर रही है, n बाई टू जोड़े जा रही है, तो n बाई टू जुड़ते जाएंगे और k की वैल्यू क्या होती जाएगी, n बाई टू कितनी बार जुड़े, k इक्वस टू एन बाई टू हर बार जुड़ रहा है, तो कितनी बार जुड़ रहा है, जबकि जितनी बार ये लूप चल रहा है, तो ये एन बाई टू इंटू लॉग एन टाइम ये लूप चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं के इक्वस टू
एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग एन। ठीक है, अब इसको एज ए बिग ओ या थीटा नोटेशन में इसको लिखें तो सिंपल, हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वी कैन से दैट अगर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, सिंपल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस में हो तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो वी कैन से सिंपल इट इज इन ऑर्डर ऑफ, सॉरी ऑर्डर ऑफ, इट इज इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। ओके, यहाँ पे थीटा नोटेशन यूज किया हुआ है तो यू कैन आल्सो राइट लाइक थीटा ऑफ एन स्क्वायर log n। Okay, so answer will be this one. I hope you understand the solution of this question. Question here. Question is saying in a competition, four different functions are observed. All the functions uses a single for loop, and within the for loop, same set of statements are executed. Means all the functions uses a single for loop. सब में एक loop लगा हुआ है and within the for loop, उस loop के अंदर same set of statement are executed। मतलब चार प्रोग्राम हैं P1, P2, P3, P4। ठीक है, सब में for loop लगा हुआ है, for loop, for loop, for loop, for loop, और सब में सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब काम एक ही हो रहा है। ठीक है, बट वो काम इन लूप के थ्रू हो रहा है, मतलब कितने बार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चार लूप दिए हुए हैं, ए बी सी डी, चारों प्रोग्राम के अलग अलग लूप हैं। ए इसमें लगा हुआ है, बी इसमें लगा हुआ है, सी इसमें लगा हुआ है, डी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो पूछा है कि इफ n इज द साइज ऑफ इनपुट पॉजिटिव, which function is most efficient if the task to be performed is not an issue। means question is asking that which function will be the most efficient। ठीक है, most efficient, what will be the definition of most efficient? जो सबसे कम टाइम लगाए दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन सबसे कम टाइम लगाए। अब सबसे कम टाइम कौन सा फंक्शन लगाएगा? जिसका लूप सबसे कम बार चलेगा। ठीक है, जिसका लूप जितना कम चलेगा दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट फंक्शन इन दिस केस। तो सारे फोर लूप्स को हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे, और जो लूप सबसे कम टाइम चलेगा दैट विल बी आर बेस्ट या मोस्ट एफिशिएंट लूप, or most efficient function will be there। okay, so let's do it, 1 second। okay, तो वन बाय वन सारे फंक्शन को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पहले फंक्शन को एनालिसिस करते हैं। तो फोर इट इज वर्किंग फ्रॉम आई इक्वल्स टू जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आई कब तक? जब तक कि एन नहीं हो जाता। ठीक है, यानी ये जीरो, फिर उसके बाद वन, फिर उसके बाद टू, अप टू कहाँ तक चलेगा? एन माइनस वन टाइम ये चलेगा, एन माइनस वन तक, जब तक ये वैल्यू नहीं है। तो वी कैन से दैट सिंपल एन टाइम्स ये लूप चलेगा। ठीक है, एन टाइम्स ये लूप चलेगा। तो एन टाइम्स चलेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है, इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ एन। ओके, इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ एन। तो इसकी अगर ये वाला लूप यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ एन। अब बात करते हैं दूसरे वाले लूप की। तो दूसरा वाला लूप भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आई की वैल्यू हर बार प्लस टू हो रही है। ठीक है, मतलब हर बार आई की वैल्यू टू टू से इंक्रीज हो रही है। यानी सबसे पहले जीरो, फिर टू, फिर फोर, फिर सिक्स, प्लस इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। यानी अब कितनी बार चला लूप? ओवरऑल चला तो एन तक ही, बट एन तक पहुंचने में उसने एक एक स्टेप को गैप करता गया है। यानी पहले अगर वन बाय वन स्टेप चल रहे थे तो एन टाइम लग रहा था, अब कितना लगेगा? एन बाय टू टाइम। जैसे सपोज पहले 10 बार लूप चला था पहले वाले केस में, अब एक एक स्टेप छोड़ के चले तो कितनी बार में एग्जीक्यूट होगा? तो 5 टाइम्स होगा। तो इसी तरीके से पहले वाला एन था तो ये वाला हो जाएगा एन बाय टू टाइम्स ये लूप चलेगा। ठीक है, तो एन बाय टू टाइम्स यानी
इट विल बी ऑर्डर ऑफ n by 2. n by 2 को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट है डिवाइड में, तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज इन ऑर्डर ऑफ n अगेन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n में एग्जीक्यूट होगा। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। तो थर्ड फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक ही जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो रही है, हर बार मल्टीप्लाई हो रही है बाय 2 से, यानी पहले 1 था, फिर अगली बार 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 32, और ऐसे जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा n तक। ठीक है, हमने लास्ट एग्जांपल में भी यही डिस्कस किया था, जब n की वैल्यू या कोई लूप पर्टिकुलर स्पीड से भागे जिसमें मल्टीप्लाई बाय 2 हो या डिवाइड बाय 2 हो। ठीक है, इस तरीके से अगर ये स्पीडली चले तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इट विल बी ऑफ लॉग एन टाइम। ठीक है, लॉग एन टाइम। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग बेस 2, 3 से हो रहा है तो log बेस 3। जनरली हम बेस को नहीं लिखते, तो इट विल बी log n टाइम। तो वी कैन सिंपली से इट विल बी ऑर्डर ऑफ log n। ओके, अब बात करते हैं अगले लूप की। अगला लूप चल रहा है अगेन i इक्वल टू n से, n से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला, i इक्वल टू -1 तक, -1 तक ये चलेगा। ठीक है, और i की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, डिवाइड बाय 2, यानी पहले n थी, फिर n बाई 2 होगी, फिर n बाई 4 होगी, फिर n बाई 6 होगी, यानी सॉरी 8 होगी। तो ये भी काफ़ी स्पीडली भाग रहा है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, डिवाइड बाय 2 हो या मल्टीप्लाई बाय 2 हो, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होगी, बट अगर आपने लॉग एन कर दी तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक कंडीशन है दैट इज आई इज ग्रेटर देन फ्रॉम -1, और हर बार हो रहा है डिवाइड बाय 2। अब आप थोड़ा सा माइंड लगा के सोचो कि आप कितना ही डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, हर बार डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्या इसकी वैल्यू -1 तक जा पाएगी, क्या इसकी वैल्यू -1 तक जा पाएगी, किसी भी केस में माइनस हो पाएगी, किसी भी केस में माइनस नहीं होएगी। ठीक है, मतलब ये लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक है, ये लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, मीन्स ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, इट विल वर्क फॉर इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप है, कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो इसमें तो इनफाइनाइट टाइम विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो चार फंक्शन थे, चारों का हमने एनालिसिस किया। पहले फंक्शन में टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन, दूसरे में भी ऑर्डर ऑफ एन, तीसरे में लग रहा था ऑर्डर ऑफ लॉग एन, एंड चौथा इनफाइनाइट था, उसमें टाइम ही टाइम लग रहा था। तो बेसिकली सबसे कम टाइम किस में लगा, दैट विल बी लॉग एन, लॉग एन विल बी लोअर देन एन। ओके, तो मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होगा इसमें से, सी नंबर का लूप होगा, मतलब जिस प्रोग्राम में सी नंबर का लूप लगा हुआ होगा दैट विल बी द मोस्ट एफिशिएंट फंक्शन। ओके, तो आंसर विल बी सी here. I hope you got the solution of this question.